हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम हमने जो है अपना टॉपिक जो है वो रैंडम वेरिएबल के हवाले से देखा था, और उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने उसको देखा था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और फिर उसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कंप्यूट किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। और आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ही है। तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि ये एक ऐसा टेबल होता है, ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम उनकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करते हैं। टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन in which we define the random variable x in association with their probabilities। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x जो है जब हम उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन करते हैं तो ऐसे टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जिसके अंदर हम रैंडम वेरिएबल x और उनकी प्रोबेबिलिटीज को शो करते हैं। अब फर्दर जो है इस टेबल को हम टू पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, and second is called continuous probability distribution। तो फर्दर अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये टू टाइप्स का जो है वो फर्दर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन and second is known as continuous probability distribution। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वही वही डेफिनेशन होगी कि इफ द रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब आपको पता होगा जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता। ऐसे नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता उसको हम डिस्क्रीट नंबर्स कहते हैं, और जिन नंबर्स के अंदर डेसिमल आ जाता है उसको हम कॉन्टिन्यूस नंबर कहते हैं। इफ रैंडम x इज नॉट डिस्क्रीट। नॉट डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट नंबर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता, लाइक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। जिसमें डेसिमल नहीं होगा, जिसमें डेसिमल नहीं होगा वो डिस्क्रीट नंबर होते हैं। और जिसमें डेसिमल आ जाता है जस्ट लाइक 0.15, 0.5, -1.2, 1.25, 6.75,
ये सारे नंबर जो हैं जिसमें डेसिमल आ रहा होता है ना, इनको हम कॉन्टिन्यूस नंबर कहते हैं। अब अगर हमारा टेबल इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर x की जो वैल्यूज हैं वो विदाउट डेसिमल और उनकी प्रोबेबिलिटीज को लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे टेबल को हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है ये इस शेप में दिया हुआ है, मतलब उसमें उसमें डेसिमल आया हुआ है, उन नंबर्स के अंदर डेसिमल आया हुआ है, तो फिर ऐसे टेबल को हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अब हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है वो दो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा है ये अगर डिस्क्रीट होगा तो ये पूरा टेबल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और अगर हमारा रैंडम वेरिएबल जो है उसमें कोई डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं तो फिर वो टेबल जो होगा उस टेबल को हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर हम फिर डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। लाइक इसके अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी टेक्निक है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को जो है हम वन बाय वन जैसे आज की क्लास में हम बायनोमियल को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्स्ट टेक्निक है जिसको हम कहते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। नो डाउट ये हमारे कोर्स आउटलाइन का जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल के बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है। अगर आपके पास कोर्स आउटलाइन है, मैंने आपको सेंड की थी, उसमें हमारा रैंडम वेरिएबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेक्निक। अगर हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसके जो है कुछ प्रॉब्लम्स वो जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, मैं भी कोई स्टूडेंट देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है लॉगिन जो है मेरा नाम जो है वो दो जगहों पे आ रहा है। तो वो क्योंकि मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो लैपटॉप को मैंने जो है अपने दूसरे नाम से लॉगिन किया हुआ है और लैपटॉप पे आपके जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए आपको दो नाम मेरे नजर आ रहे होंगे वहाँ पर जो है लॉगिन। तो एक नाम में वो रिकॉर्डिंग हो रही है और एक नाम से मैं आपको टीच कर रहा हूँ, क्योंकि वो मोबाइल में फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ओके जी, हमारा फर्स्ट टेक्निक्स है, फर्स्ट फार्मूला है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जिसको हम कहते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में वो ये नहीं बताएगा आपको कि आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, वो ये नहीं लिखेगा क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन को पढ़ के खुद आइडिया लगाना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट नंबर के साथ डिफाइन किया जा रहा है या कॉन्टिन्यूस नंबर के साथ डिफाइन किया जा रहा है। वो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आपको आगे हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकता है या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो सकता है, वो पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि व्हेन रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्रीट।
जिस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का हम फार्मूला कंप्यूट करने जा रहे हैं और उस फार्मूले को हमने क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, इसको वहां पे यूज कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर जहां पर हमें डिफाइन हो कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डिस्क्रीट। ये पहली कंडीशन है इस फार्मूले को यूज करने की। दूसरी कंडीशन देखिएगा, व्हेन देयर आर टू टाइप्स of events. One is successive and second is failure. हमारे पास जो भी क्वेश्चन डिफाइन हो जिसके अंदर हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर उसमें हमें दो किस्म के इवेंट नजर आने चाहिए, एक सक्सेसिव और एक फेलियर। और सक्सेसिव फेलियर का कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैंने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था कि सक्सेसिव इवेंट जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होती है। फेलियर इवेंट जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं करनी होती। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास इस टाइप की हो सकती है, हेड, टेल। इसके अलावा आपके पास हो सकता है ट्रू, फॉल्स। इसके बाद आपके पास डिफरेंट एग्जांपल हो सकती है यस, नो। और आपके पास हो सकता है मशीन produced bolts which are defective, non-defective। ठीक। और 6 comes on face, 6 not comes on face। मतलब इस टाइप के जितने भी हमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगे ना, इन तमाम टाइप्स के प्रॉब्लम्स के अंदर हम बाइनोमियल को यूज करेंगे, जहां पे सिर्फ दो किस्म के इवेंट होंगे, हेड, टेल। हमारा इंटरेस्ट हेड में होता है, टेल में नहीं होता। ये सक्सेसिव हो गया, ये फेलियर हो गया। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं। हमने उनमें से जो क्वेश्चन सही होते हैं उनको टिक करना होता है, और जो गलत होते हैं उनको टिक करना होता है। मतलब उनको क्रॉस करना होता है, टिक, जो ट्रू होते हैं उनको टिक करना होता है। तो ट्रू हमारा सक्सेस इवेंट हो गया, फॉल्स हमारा फेलियर इवेंट हो गया। यस, नो। यस, नो डाउट हम किसी चीज के है वो फेवर में बात कर रहे हैं, और नो जो है वो किसी अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं, उसको अगेंस्ट में। तो सक्सेस इवेंट को मैंने फेवरेबल इवेंट भी कहा था, अगर आपको याद हो, और फेलियर इवेंट को हमने नॉन फेवरेबल इवेंट भी कहा था। तो जो नॉन फेवरेबल इवेंट होता है उसको हम नो कहते हैं, और जो फेवरेबल इवेंट होता है उसको हम यस कहते हैं। डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव डिपेंड करेगा हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, तो डिफेक्टिव हमारा सक्सेस इवेंट हो जाएगा और नॉन डिफेक्टिव फेलियर इवेंट हो जाएगा। कभी कभी वो आपसे कहता है नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो फिर ये आपका सक्सेसिव हो जाएगा, ये आपका फेलियर हो जाएगा। मतलब आप देखें दो किस्म के इवेंट हैं। बाई जो है ना, बाई, बी आई जो लिखा हुआ है, बाई हम कहते हैं टू को। बाई का मतलब होता है टू, और नॉमिनल कहते हैं टर्म्स को। ये होती है टर्म्स, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं टू टर्म्स
डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दो टर्म वाली डिस्ट्रीब्यूशन। दो टर्म वाली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? जिसमें दो किस्म के इवेंट्स होंगे, जिसमें दो किस्म के इवेंट होंगे, जिसमें दो किस्म के इवेंट होंगे, जिसमें दो किस्म के इवेंट होंगे, उसमें आपने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं एंड पे जाके लिखूंगा, ठीक है? अभी मैं वो चीजें बता रहा हूं कि ये चीजें अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाए ना, तो फिर वहां पे हम बायनोमियल को यूज करके उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होना चाहिए। कंडीशन है कि हमारे पास जो भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा उसमें हमें ये चीजें नजर आनी चाहिए, यस नो ट्रू फॉल्स हेड टेल, दो किस्म के हमें इवेंट नजर आनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं जी। टू पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको भी डिफाइन करता हूं। वन इज probability of successive event in one, that is P, and second is numbers of trials, that is N। ओके जी, पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्मॉल p क्या है और स्मॉल n क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर्स क्या होते हैं। स्मॉल p को हमने कहा है कि ये आपकी सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन वन ट्रायल। ट्रायल हम कहते हैं जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट को एक दफा परफॉर्म करें तो हम उसको कहते हैं ये फर्स्ट ट्रायल है। अगर हम वही एक्सपेरिमेंट दूसरी दफा परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमने अब सेकंड ट्रायल को जो है परफॉर्म किया। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट को तीसरी दफा परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि हम थर्ड ट्रायल के अंदर आ गए। जैसे मैं कहूं कि एक कॉइन है, उसको आपने चार दफा टॉस कर, चार दफा टॉस करें और तीन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं क्या हो। तो अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो चार दफा रिपीट होगा, फोर टाइम्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे फोर होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब होता है अपने एक्सपेरिमेंट को आपने कितने टाइम्स परफॉर्म करना है। क्वेश्चन के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को आपने कितनी दफा परफॉर्म करना है, वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक दफा परफॉर्म करना है, दो दफा परफॉर्म करना है, 10 दफा परफॉर्म करना है, तो आपका एन जो होगा वो नंबर ऑफ परफॉर्मेंस शो करेगा कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम्स रिपीट करना है। ये हमारा एन होगा। और पी क्या है? पी है हमारे पास सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और एक ट्रायल के अंदर सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम पी के साथ लिखेंगे। अच्छा, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आप सिंपल वे में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पैरामीट्रिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर लाजमी गिवन होगी। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा ना, अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन को, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर हमारे पास एन और पी अगर गिवन है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। अगर एन और पी गिवन नहीं है तो फिर वो बायनोमियल का क्वेश्चन नहीं होगा, वो किसी और टाइप का क्वेश्चन। आप यूं समझ लें, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपने किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर एन और पी लाजमी गिवन होना चाहिए। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं कि ये पैरामीटर्स।
होती हैं जो लाजमी क्वेश्चन के अंदर डिफाइन होनी चाहिए। वैसे पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? ये तुमने उसको डिफाइन किया ना कि पैरामीटर क्या होते हैं। पैरामीटर की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी वैल्यू जो पॉपुलेशन के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। पॉपुलेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपको किसी भी शेप में प्रोवाइड की जाए वो पैरामीटर कहलाता है। जैसे आपको कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में जो है बर्थ रेट इस टाइम जो है वो कितना है, पूरे पाकिस्तान में डेथ रेट क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। ये इस किस्म का जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम पैरामीटर कहते हैं। एक होता है आपके पास, ये मैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक हमारा आगे का है तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एक होता है हमारे पास पैरामीटर और उसके अगेंस्ट होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक। हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, अब एंड पे एस आता है, ये है स्टैटिस्टिक, इसमें एस नहीं है। तो पैरामीटर होता है हमारे पास एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, और स्टैटिस्टिक्स होता है हमारे पास एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सैंपल। सैंपल मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन का जो एक छोटा हिस्सा है उसको हम सैंपल कहते हैं। जैसे पूरा पाकिस्तान पॉपुलेशन हो गया, कराची उसका एक छोटा सा शहर है, वो उसका सैंपल हो गया। तो पॉपुलेशन का कोई भी हिस्सा जो होता है वो सैंपल कहलाता है। सैंपल की कोई भी इंफॉर्मेशन सैंपल की कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। पॉपुलेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपको बताई जाए या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो या उसको कलेक्ट कर रहे हो उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये है पैरामीटर की डेफिनेशन। वैसे हमें क्वेश्चन के अंदर कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पैरामीट्रिक वैल्यू क्या है, तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको लाजमी डिफाइन होंगी एन एंड पी। ये नंबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर कहलाते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर नजर आएंगी। अगर नजर नहीं आ रही तो वो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं होगा, वो किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो बायनोमियल को अप्लाई करने से पहले हमारे पास एन और पी गिवन होना चाहिए, और ये गिवन होता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम करेंगे प्रॉब्लम, उसमें से हम देखेंगे एन और पी क्या होता है। P plus Q is equal to 1. This implies Q is equal to 1 minus P, where Q is defined as probability of failure event. ओके, अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको शो किया है, P प्लस Q जो है ये 1 के इक्वल होता है। अच्छा, P आपका क्या है? P आपका ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, ये सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हमने Q में ऐड किया, ये 1 हो जाएगा। और अगर मुझे Q की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो Q की वैल्यू हो जाएगी P दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। Q क्या है? Q को मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है कि ये फेलियर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। इसकी प्रोबेबिलिटी P है, इसकी Q है। इसकी P, इसकी Q। Q क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा ना वो P गिवन होगा। अच्छा, कभी कभार किसी क्वेश्चन में वो Q दे देता है आपको,
Q इज नॉट पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर P है, Q इज नॉट पैरामीटर। कभी कभी वो क्वेश्चन को चेंज करने के लिए आपको Q दे देते हैं, हमें P चाहिए होता है, तो फिर हम इस फार्मूले से P भी कंप्यूट कर सकते हैं। Q को दूसरी तरफ ले जाके 1 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास P का आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐसा होगा ना, तो फिर मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में उसने P नहीं दिया हुआ, तो पहले हम P को कंप्यूट करेंगे। अगर वो P नहीं देगा ना, तो फिर आपको Q देगा, तो आप Q के रिस्पेक्ट से P को कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। P, the value of P, the value of P will remain constant in each try। इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज हमने कॉइन को 4 दफा टॉस करना है, सपोज हमने एक कॉइन को 4 दफा टॉस करना है। अच्छा, जब हम कॉइन को पहली दफा टॉस करेंगे तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। इन 1 ट्राई। मैंने कॉइन को टॉस किया एक दफा उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसी कॉइन को दूसरी दफा टॉस करूंगा सेकंड टाइम, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी आने के जो चांसेस हैं वो चेंज हो जाए। मतलब वो ये हो जाए कि हम कॉइन को अब दूसरी दफा टॉस करें, अब हेड नहीं आएगा, अब टेल आएगा, दूसरी दफा हेड नहीं आता। या अब हम कॉइन को तीसरी दफा टॉस करें, अब लाजमी हेड आएगा क्योंकि तीसरी दफा हेड आता है। मतलब ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं होती ना कॉइन को टॉस करने। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फर्स्ट ट्रायल में भी ऐसा होता है, सेकंड में भी ऐसा ही होता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। थर्ड ट्रायल में भी ऐसा होता है, हेड या टेल दोनों से कोई एक आ सकता है। फोर्थ ट्रायल में भी ऐसा होगा, हेड या टेल में कोई एक आएगा। ये नहीं है कि पहली दफा हेड आएगा, दूसरी दफा टेल आएगा, तीसरी दफा हेड आएगा, चौथी दफा टेल आएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हर ट्रायल के अंदर वो चेंज नहीं होती। मतलब आप कॉइन को पहले बार टॉस करेंगे उस सब भी हेड के चांसेस 1/2 होंगे, सेकंड टाइम टॉस करेंगे उस सब भी हेड आने के चांसेस 1/2 होंगे, थर्ड टाइम टॉस करेंगे उस सब भी हेड आने के चांसेस 1/2 होंगे, फोर्थ टाइम कॉइन को टॉस करते हैं उस पर भी हेड आने के चांसेस 1/2 होंगे। और अगर आप इस तरह से कॉइन को 10 दफा टॉस करते हैं तो 10th टाइम भी हेड आने के चांसेस 1/2 ही होंगे, ये चेंज नहीं होगा। और अगर ये चेंज होता है तो फिर वो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल के अंदर ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये अभी मैं सारी आपको कंडीशन बता रहा हूं कि हम बायनोमियल को कहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है द एक्सपेरिमेंट इज डन विद रिप्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं ना, उसको परफॉर्म करने की 2 टेक्निक्स होती है हमारे पास। एक टेक्निक ये होती है कि हम जो आइटम किसी भी जगह से सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम विद रिप्लेसमेंट के साथ सिलेक्ट करें या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सिलेक्ट करें। जैसे
एक बॉक्स है, उसमें कुछ कलरफुल बॉल्स पड़ी हुई हैं। मुझे उसमें से बॉल्स ड्रॉ करनी है। मुझे उसमें से 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है सपोज। अच्छा, मैं किस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं पहले एक बॉल ड्रॉ करूंगा, कलरफुल है ना, उसमें कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है। अच्छा, मैं एक पहली बॉल ड्रॉ करूंगा, उसका कलर चेक करूंगा, उसका कलर क्या है, उसका कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी है वो मैं नोट कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसको वापस अंदर रख दूंगा, फिर दूसरी बॉल ड्रॉ करूंगा, फिर उसका कलर चेक करूंगा, और फिर फर्दर जो क्वेश्चन के अंदर मुझे करना होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होगी, मैं अपने आंसर को कंप्यूट करूंगा। तो मैंने क्या काम किया, एक बॉल ड्रॉ की, उसका कलर नोट किया, और उसको वापस अंदर रख दिया, फिर दूसरी बॉल ड्रॉ की। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप किसी आइटम को सिलेक्ट करें और वापस अंदर मिक्स कर दें, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। हमने एक आइटम निकाला, उसको वापस अंदर रिप्लेस कर दिया। और दूसरी टाइप का एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमने एक बॉल अंदर से ड्रॉ की, उसका कलर नोट किया, अब उसको वापस अंदर नहीं रखा, उसको बाहर रख दिया। अब बॉक्स के अंदर बॉल्स कम हो जाएंगी, फिर हम दूसरी बॉल ड्रॉ करते हैं, उसको भी वापस अंदर नहीं रखेंगे, उसको भी हम बाहर रख देंगे। तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमने पहली वाली बॉल जो ड्रॉ की है उसको वापस अंदर रिप्लेस नहीं किया, वो विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन में आ रहा है कि पहली बॉल आपने बाहर रखी है, अब आप दूसरी बॉल ड्रॉ कर। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट को हम डन करते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो उसकी दो टेक्निक होती है हमारे पास। या तो उसको हम विद रिप्लेसमेंट के साथ करें, या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करें। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे के सारे विद रिप्लेसमेंट वाले होते हैं। दावा होगा अगर, तो वो एक और कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बायनोमियल नहीं होगा, वो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन। विदाउट का और डिस्ट्रीब्यूशन है, विद का बायनोमियल है। तो जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं और वो विद रिप्लेसमेंट के साथ परफॉर्म हो रहा है, तो उन जगहों पर भी हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन इसमें ये है कि इवेंट्स जो होते हैं आर इंडिपेंडेंट। इसको भी आपने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में पढ़ा होगा। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। एक इवेंट अगर किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो, एक इवेंट का आंसर दूसरे इवेंट के आंसर से इफेक्ट कर रहा हो, तो उनको हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर अप्लाई होता है जहां पर इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे कॉइन है, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, तो हेड या टेल कोई भी आ सकते हैं। जब आप कॉइन को दूसरी दफा टॉस करेंगे, तो दूसरी दफा टॉस करने में जो इवेंट आएगा, जो इवेंट हैपन होगा, वो ये नहीं देखेगा कि पहली दफा क्या आया था। वो ये नहीं देखेगा कि पहली दफा अगर हेड आया था अब टेल आएगा, या पहली दफा अगर टेल आया था तो अब हेड आएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसको हम कहते हैं कि इवेंट्स आर डिपेंडेंट। पहले वाले इवेंट को देखकर नेक्स्ट इवेंट आए, वो डिपेंडेंट होते हैं। और अगर जितने टाइम आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो भी इवेंट हैपन हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो पिछले इवेंट से इंडिपेंडेंट है। पिछले इवेंट में हेड आया था, टेल आया था, अब नए सिरे से हेड टेल आए, वो पिछले वाले रिजल्ट को देख के नहीं आए। तो ऐसे इवेंट्स को फिर हम जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, मतलब उनमें इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वहां पे अप्लाई होता है जहां पर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट। ठीक है जी।
अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हमने सारी कंडीशन को डिफाइन किया है, ये सारी कंडीशन अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर नजर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, एन सी एक्स